बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्ज़ा एहतशामुल्लाह। प्रोग्राम है आज के अखबार की शायद सुर्खियों पर नज़र डालेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल यानी कि मुल्क की जो माशी सियासी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवाज़ रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे। नवाज़ रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन को बताते चलें कि किन मौज़ूआत पर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या शायद सुर्खियाँ हैं। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर की मस्जिद में पेश आया उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि शुहदा की तादाद अब 100 के करीब हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। पख्तूनख्वा में यौम सोग मनाया गया है। हमलावर का सर भी मिल गया है। आपको बताएं, शोधा में 93 एहलकार शामिल हैं, जबकि आबाई इलाकों में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। 221 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हमलावर थोड़ा थोड़ा करके सामान यानी कि बारूद वगैरह लेकर आया। वो वहाँ पर दाखिल कैसे हुआ और क्या उसके मुहर्रकात थे और कौन उसका ज़िम्मेदार है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ मालियाती सूरत हाल की बात करें तो 9वें जायज़े के लिए हर मुमकिन इमदाद करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो IMF के साथ जायज़ा मिशन को माशी पॉलिसियों को लेकर माली खसारा को पूरा करने के लिए करेंसी की शरह और तबादला तवानाई शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग ले चुके हैं। मालियाती इस्लाहात पर मिलकर काम करने का इत्तफ़ाक़ किया गया है। प्रोग्राम मुकम्मल करने में शराइत पूरी करेंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात, गर्दिशी कर्ज से निपटने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। पावर सेक्टर यानी कि एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात, ये बुनियादी। IMF ने भी 2-3 सवालात कर रखे हैं। एक तो डॉलर को फ्री फ्लोट करने का कहा था, वो अब फ्री फ्लोट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 250 से 270 के दरमियान जहां मौका मिलता है वहां पर वो बिक रहा है, ब्लैक में भी बिक रहा है। बहरहाल अगर इसके अलावा बात करें तो जो पिछले 6 माह में जो अदायगियाँ नहीं कर पाए हम टाइमली, जो टारगेट से उन्होंने मीट नहीं कर पाए, अब उन्हें मीट करने के लिए IMF की तरफ से प्रेशर है और वो अवाम पर टैक्सेस की सूरत में बोझ बढ़ेगा। बहरहाल कुछ ये सूरत हाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तोशाखाना पर इमरान खान पर 7 फरवरी को फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अगर वो फिर भी तलब करने के बावजूद वहाँ पर नहीं पेश होते तो फिर जो उनकी ज़मानत की वो है जो क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की, वो खारिज हो जाएगी। बहरहाल जनाब, ये कुछ सूरत हाल है। आर्मी चीफ़ ने भी आज़म किया है कि वो दहशत गर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाए रखेंगे। पेशावर के यानी कि साने पेशावर के ज़िम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाएँगे। नवाज़ रज़ा साहब, सबसे पहले बात कर लें कुछ जो अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया। हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम यानी कायद-ए-आज़म के अफ़कार को याद करने की ज़रूरत है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी यही बात कह रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और किस तरह से इससे निबर्द-आज़मा हुआ जा सकता है? देखिए, दहशतगर्दी का जो इश्यू है, ये कमोबेश कोई 4 दहाइयों से एक पाकिस्तान के साथ सूरत हाल में ये हमें दरपेश है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क में तो कभी दहशतगर्दी थी ही नहीं। ये दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में, कभी यहाँ पर जो आज दहशतगर्द हैं, कभी ये इस मुल्क में मुजाहिदीन थे और ये रूसी जारियत के खिलाफ लड़ते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 20 साल लोगों ने कमोबेश अमरीकी जारियत के खिलाफ जदोजहद की। मुख्तलिफ औकात में हमारा मुख्तलिफ किरदार रहा। हमने रूसी जारियत के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की बड़ी पुष्ट पनाही की। हमने उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खोल दिए। हमने उनकी पूरी पूरी मदद की, हर लिहाज से, असला के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, मोटिवेशन के लिहाज से। फिर जब अमेरिका ने आकर यह हमला किया तो फिर भी ये एक इतनी तवील जो लड़ाई थी, ये उसका नतीजे में ऐसे ग्रुप पैदा हो गए जिन्होंने आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाटा के इलाकों में पनाह भी लिए रखी। लेकिन जब ये पनाह लेने के बाद तो इतने ताकतवर हो गए कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक दबाव के तहत अपने फैसले करवाते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी रिट मनवाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की हुकूमत को एक तवील जंग लड़नी पड़ी। ये ज़रबे अज़ब और ये जो दूसरा ज़रबे फसाद जो है, रद्दुल फसाद, जी। ये सब कुछ जी रद्दुल फसाद। रद्दुल फसाद जो हुआ है, ये सारा जो एक हमारा बड़ा 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 तारीखी ऑपरेशन हुआ है, इसका नतीजे में बुनियादी तौर पर तो दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो दीनी भी हैं और गैर सियासी भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो किसी न किसी लिहाज से इन तबकात की हमायत हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं।
उन नवाज शरीफ के जमाने में भी कोशिश की गई कि डायलॉग का एक तरीकाकार इख्तियार किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अब ये जब पिछली हुकूमत थी, इसने भी इनके साथ डायलॉग करने की कोशिश की और उनके जो मुतालबात थे टीडीपी के, उनको पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, ना अच्छा। ही उन पे कोई उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार थे। लेकिन वो जिस तरह के उनके मुतालबात थे, वो पाकिस्तान की एक खुद मुख्तार हुकूमत को के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं थे। ठीक। ये उसी का नतीजा है कि जैसे जब हमारे यहाँ से वो कार्रवाई होकर कुछ लोगों के खिलाफ उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, उसका रद्द-ए-अमल आता है। ये एक रद्द-ए-अमल है जो पाकिस्तान में देखिए हमारी बदकिस्मती है ठीक ठीक कि नवाज हमारे साहब, बॉर्डर में नवाज एक साहब, ऐसा कतल मुल्क कलामी है की माजरत ये। जहां पर दहशतगर्दों की न सिर्फ पुष्पराई की जाती है बल्कि उनके साथ दोस्ताना तल्लुकात रखे जाते हैं। जी हाँ। वो अफगानिस्तान में जिस वक्त तालिबान की हुकूमत है, वो खुद भी इनके सामने बेबस और लाचार है, ठीक। बल्कि उनकी तरफ से तो उनके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करके वो अपने आप को बचाए बैठे हैं। कोई एक ग्रुप मैं नहीं है समझता नवाज हूं साहब, यही तो मसला है। कोई एक ग्रुप नहीं है। हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो छुपा हुआ है, जिस तरह से आप भी बताते रहे, जो स्लीपर सेल्स की सूरत में होते हैं या फिर छुपकर जो प्लानिंग और कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन अभी तक जिम्मेदारी के हवाले से टीटीपी की जानिब से कहा जा रहा था कि टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। रात को मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था खबरें, तो कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि टीटीपी ने इनकार कर दिया। अगर टीटीपी भी इनकार कर देती है इस हमले की जिम्मेदारी लेने से, तो फिर दाइश पीछे रह जाती है, और अगर दाइश अफगानिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। देखें, ये तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अफगानिस्तान में जो 1 साल पहले हुकूमत कायम हुई, उन्हें जो दुनिया के साथ जो वादे किए और जो हमारे साथ वादे किए, हमने उसकी अफगानिस्तान की हुकूमत को दुनिया के किसी मुल्क को तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद हमने उनको गैर एलानिया तौर पर इतनी मदद की ताकि ये हुकूमत चल सके। लेकिन ये हुकूमत हर लिहाज से अफगानिस्तान हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। अफगानिस्तान एक मसले पर नहीं बना हुआ, दहशत गर्दी की जितनी तरबियत अफगानिस्तान के अंदर होती है या लोग अपना लिए हुए, उनके खात्मे में हुकूमत अफगानिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ये तय करना पड़ेगा हमें कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत अपने बॉर्डर के अंदर, अपनी उस हदूद के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों पर काबू नहीं पा सकती, तो फिर पाकिस्तान को इस बात की इजाजत मिलनी चाहिए, आलमी दुनिया को इस बात का अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान आज खुद कार्रवाई करे। देखिए, बड़ी हद तक हमने ये डेविड 9 पे जो बाढ़ लगाई है, उससे भी काबू लोग आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पहले से लोग मौजूद हैं सर वो भी टूट रही जिनकी है। शक्ल सूरत हमारी तरह है, ड्यूरल जो लाइन पर जो बिल्कुल बाढ़ लगाई है सर, वो भी टूट रही है, और इसका जो इजहार है वो इमरान खान साहब ने एक अपने टीवी प्रोग्राम में भी किया था। देखिए, ये तो उन्होंने टीवी प्रोग्राम में किया, लेकिन बड़ी मोहब्बत रखते हैं उन लोगों से, उनकी उनकी वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा मोहब्बत का इजहार भी करते रहे हैं। काश के डायलॉग कामयाब हो जाता, लेकिन जब आप रीजनेबल मुतालबात नहीं करते, आप ये कहते हैं कि आपको एक ऐसी दुनिया दे दी जाए जहां आपके कोई अमल दखल ना हो, ये तो कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान का झंडा उस जगह भी लहरा रहा है जहां कभी 70 साल 75 साल में कभी नहीं लहराया था। अब ये नहीं हो सकता कि आप अफगानिस्तान के लोग यहाँ आकर देखें, 40 लाख अफगानियों को हम यहाँ उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे लिए दोस्त अफगानिस्तान जो नहीं मिल रहा, हमें परेशानी इस बात की है, उन्होंने पाकिस्तान में आकर लोगों ने नेशनलिटी ले ली, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया देकर नेशनलिटी ले ली। फिर कारोबार क्या करते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ से डॉलर उठाकर अफगानिस्तान में ले जा रहे हैं। उनकी अब भी नेशनल पाकिस्तान के बने हुए हैं, पासपोर्ट उनके पास पासपोर्ट हैं, लेकिन वो सारी हमदर्दियां और सारा कुछ काम जो है वो अफगानिस्तान के लिए करते हैं। ये एक हमारे लिए बहुत ही मुश्किल और परेशान कौन सूरत हाल है। देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से लोग जो साहिब हैसियत हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा को दागे मुखालफत दे गए, वो तो वहां से शिफ्ट हो गए हैं, वो इस्लामाबाद में आ गए हैं, रावलपिंडी में आ गए हैं, लाहौर चले गए हैं या किसी और बड़े शहर में चले गए, क्योंकि उनकी वहां जिंदगी जीवन बनी हुई थी। अब ये फिर दोबारा एक बार जो काम शुरू हुआ है, इसमें यह जाहिर है हुकूमत तो ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस बारे में फैसले करेगी। यकीनन इससे पहले भी ये फैसले हमेशा उन्होंने करने थे। अब इसमें बड़ा तासर ये है कि वहां पर जो लोग हैं उनको जो पाकिस्तान में
पिछली हुकूमत के दौर में उनको यहाँ पर आबाद करने की कोशिश की है, उन्हें मौके फराहम किए हैं। वो लोग अब आपे से बाहर हो गए हैं और वो हुकूमत से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी पुलिस में इतनी हिम्मत और इतनी इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी उसके पास कैपेसिटी नहीं है। काश के वो उनका मुकाबला करने की उनमें सलाहियत होती। ये इतनी भारी तादाद मिकदार में जो बारूद गया है, ये वाकईतन एक दिन नहीं जा सकता वहां। बिल्कुल सर, इसका ये मतलब ये है बड़े सवालात हैं यहाँ पर उठ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट की जानिब निशानदेही की है। जो पॉलिटिकल क्योस है, इसकी वजह से भी दहशतगर्दी को सर उठाने में जो है मदद मिलती है। और इलेक्शन जब करीब हो, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है कि ये अच्छा इशारा नहीं है। यकीनन इंतखाबात, सूबाई इंतखाबात देखें, हम इन कामों में उलझे हुए हैं कि सूबाई इंतखाबात होने चाहिए, कौमी असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए। ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि कौमी इत्तेफाक के राय से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाए जाए, उस पर कोई सवाल ना उठाए। एक बार देखें, यहाँ माजी में बहुत सी ब्रीफिंग होती रही, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस वक्त का वजीर आजम उन ब्रीफिंग में अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता था। आप देखें, आप भी अगर आप बुला ले कोई अपोजिशन को, जिसको वो अपने आप को आप अपोजिशन तो शायद नहीं कहते, वो शायद अभी तक वो समझते हैं कि हमें इक़्तिदार से हटाया गया है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके उनके मुंह से अमेरिका का लफ्ज खत्म हुआ, फिर वो कहने लगे हैं कि जनाब पंजाब का निगरान वजीर आला जो है वो हमारे खिलाफ साजिश का मरकज उनका घर था। कभी कुछ कहते थे। जब तक ये बहस खत्म नहीं होती और हमारी तमाम तर तवज्जो इस तरफ नहीं होती कि इन लोगों से किस तरह निपटा जाए। देखें, बात यह है कि हमारी फौज के इतनी तादाद में अफसरान और दीगर जो एहलकार हैं शहीद हुए हैं, उनकी तादाद नहीं गिनी जा सकती। और जिस मुल्क के 83 हजार लोग शहीद हुए हों, उसकी कुर्बानियों को फिर भी दुनिया तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान के चेहरे पर यह बदनुमा दबा है। कोई दुनिया में कोई मुल्क भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोच इसलिए नहीं रखता कि कहते हैं यहाँ एक पाकिस्तान तो एक खतरनाक मुल्क है, यहाँ लोगों की हर वक्त जानों को खतरा रहता है। ये एक ऐसा मामला है जिस पर हम सब बैठकर हमें सोचना होगा, तभी हम किसी नतीजे में पहुंच सकेंगे। ठीक नवाज साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इस टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़े सवालात हैं, हम उस तरफ भी आएंगे, कुछ बात करेंगे कि वहाँ पर वो मवाद पहुँचा कैसे, और अगर एक ही रास्ता है तो फिर जिम्मेदार कौन है। 140 अफराद करीब बता रहे हैं कि उस दिन आए, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर वो सामान रखा जा सकता था। थाना मियांवाली की हदूद में मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना है। पुलिस के बहादुर जवानों ने अमन दुश्मनों की दौड़ें लगवाई हैं। ये तो ठीक है सर, हम एक छुपे हुए दुश्मन का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन ये छुपा हुआ दुश्मन अब खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहा है। जिस तरह ज़रबे अज़ब होता रहा, रद्दुल फसाद होता रहा, तो हमने देखा कि उसके रिजल्ट्स भी सामने आए। अब दोबारा से एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, चहमगोइयाँ जारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। किस प्लेटफॉर्म पर इत्तफाक़ राय हो सकता है? इंटरमीडियरी का किरदार कौन अदा करेगा? इन तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कौन करेगा और किस प्लेटफॉर्म पर करेगा? देखिए, पहले भी इस मुल्क के वजीर आजम के मौजूदगी है कि तलब करदा कॉन्फ्रेंसों में अपोजिशन शिरकत करती रही है। हुकूमत की तमाम जमातें उसमें शरीक होती रही हैं। अब भी इस वक्त 12-14 जमातें जो हैं उनकी हमायत हासिल है मौजूदा हुकूमत को, माल सवाए PTI के। इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं या दूसरे लोग हैं, ये ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या करना है। देखें, एक बात तो तयशुदा है, खुले दुश्मन को तो निपटना हमारी हुकूमत के लिए और हमारे अदारों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन छुपे हुए दुश्मन हमारी तरह पगड़ी पहने हुए, हमारी तरह शलवार कमीज पहने हुए लोगों को जो मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हो लेकिन जब चाहे तो वहां धमाका भी करते हैं, इन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर देखें, एक हमदर्दी का भी तबका, हमदर्दी वाले लोग भी मौजूद है जो इंतहा पसंद है, जो कहते हैं कि इन लोगों को मारना तो हमारे लिए जायज है। हाँ, वो हुकूमत में बैठे हों या अपोजिशन में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हों, जो हुकूमत जो दहशत गर्दों की मुखालफत करते हैं वो उनके दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर लोगों में ये बात तो पाई जाती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जब कार्रवाई की जाती है तो फिर आप देखें, फिर लोग कहा जाता है कि इसमें बेगुनाह भी लोग पकड़े गए हैं, बेगुनाह भी लोग मारे गए हैं। यहाँ इस मुल्क में दहशत गर्दों को सजाएं देने के लिए फौजी अदालतें कायम की गई। आपको मालूम है कि फौजी अदालतों के क्याम का कितनी मुखालफत की गई,
ये कहा गया कि इससे शायद नाजायज तौर पर लोगों को सजाएं दी जाएगी, लेकिन कोई ऐसी शहादत नहीं आई कि जो पिछले दौर हुकूमत में फौजी अदालतों के क़याम के बाद लोगों को सजाएं दी गई। एक तो बात यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं, या इस वक्त लोग इस वक्त खुद सिक्योरिटी के लोगों के पास मौजूद हैं, इनसे 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 भी निकलवाया जा सकता है कि कौन लोग इनके पीछे अभी तक हमारे अदारों के खिलाफ हमारे देखे। मस्जिद एक ऐसी जगह है जो अभी ये कहा है हमारे वजीर ने भी कि ख्वाजा आसफ ने भी कि इसराइल और इंडिया में तो किसी मस्जिद में ये ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद में ये ऐसा होता है। हम सबसे बड़े अपने आप को मुसलमान भी करवाते हैं और सबसे ज्यादा बड़ी दहशत गर्दी भी हमारी मसाजिद में होती है। हम लोग क्या मसाजिद में किस तरह नमाज अदा करेंगे? सर, क्या हाल होगा लोगों का? सर वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दुनिया में लहर जारी है, इस पर कुछ पाकिस्तानी काम भी करते रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर बात भी की, हम बाकी जो सियासतदान हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, कुछ सोशल तंजीमें भी इस पर बात कर रही हैं। लेकिन इसका सीक्वेंस देखें, ये जो वाक़यात अभी हुए स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, उसके बाद पाकिस्तान के इन हालात में अचानक से धमाका, वो भी मस्जिद में, यूं कह लीजिए कि डेफिनेटली अब नमाजियों को भी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि खौफ होगा अब जाते हुए, तो ये खौफ व हरास पैदा करने के लिए साजिश भी हो सकती है। इसमें कई सवालात उठते हैं सर। देखिए, एक तो अब ये तो दो राय तो नहीं हो सकती कि दहशतगर्द कहां से आते हैं या दहशतगर्द कहां छुपे हुए हैं। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में उनकी कौन तरबियत करता है, इस दहशतगर्दी का फायदा किस मुल्क को होता है, ये भी देखना चाहिए। जी हाँ। और इस दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचता है, ये सारे पहलू हमारे सामने होने चाहिए। देखिए, ये तो शक नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के लिए जन्नत है। और फिर उसके बाद देखें, वो जो उन्होंने कहा कि कितने 3-3.5 लाख रुपए के बारे में उन्होंने बताया कि इतने लोग आए और इतने लोग वापस नहीं गए। अभी मैं खुद भी इस बारे में मुझे मालूम हुआ कि मुझे पहले मालूम नहीं था कि किसी मुल्क की वीजा जब जारी किया जाता है तो उसके वापसी पे एग्जिट की मोहर भी लगाई जाती है। ये अफगानिस्तान का मुल्क है जिसके शहरी आते हैं, अब हम उनको उनकी वापसी को भी यकीनी बनाते हैं। यानी जब आप वजारत दाखिला को ये बता कर जा रहे हो कि मैं वापस जा रहा हूँ, उनकी मोहर लगती है उस पर एग्जिट की। हमारे यहाँ तो ये है कि जो यहाँ आता है वापस जाने को जिसका जी नहीं चाहता। इसी आड़ में दहशतगर्द आ जाते हैं और फिर वो अपनी पनाहगाहों में छुप जाते हैं और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं। ये देखें, ये एक जो दहशतगर्दों को पकड़ने का तरीका है, ये टेक्निकल काम है और इस काम में तो सिर्फ फौज ही काम कर सकती है। जो सिविल अदारे हैं वो उनकी मामलत कर सकते हैं। जो इक्विपमेंट मौजूद है वो इस वक्त जो हमारे मुसल्लह अफवाज के पास है या सिक्योरिटी के दीगर अदारों के पास, वो इसकी मदद से इनका सुराग लगा सकते हैं। हमें इनके बारे में आप देखें, ये इजी वाला बात नहीं है कि एक बार वाकया हो गया तो तमाम अदारे मुतहरक हो जाते हैं और फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमको सुराग निकालें। लेकिन ये जो चेक पोस्टें हैं या दूसरी जगह है, इसके साथ साथ जो हमें जासूसी की जानी चाहिए लोगों की, उसको भी मुअस्सर बनाने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे अदारे बेदार हों, मुतहरक हों और वो चौकस रहकर काम करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम अब इस छुपे हुए दुश्मन को तलाश ना कर सकें। ठीक, छुपे हुए दुश्मन को तलाश करने के लिए हमारे इदारे मुतहरिक हैं और इसमें कोई शक नहीं है। माजी में रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब होता रहा और हमने देखा कि किस तरह से इन दहशत गर्दों की बेखूनी की गई, लेकिन फिर एक बार हमें इस चैलेंज का सामना है। इसके अलावा भी हमें माशी और दीगर जो सियासी चैलेंजेस हैं उनका भी सामना है। तो तमाम चैलेंज से निपटने के लिए हमें सबसे पहले इत्तेहाद की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ मज़ीद बात करेंगे माशी सूरत हाल पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले नवाज़ साहब से बात हो रही थी, कुछ जो हमारी इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क की सॉवरेनिटी बहुत ज़रूरी है। सालमियत होगी, मुल्क सालिम होगा तो सब कुछ होगा। जो कुछ बलूचिस्तान के हालात रहे, उसके बाद ऑपरेशंस हुए, बेहतर हुए, अफ़गानिस्तान से जो इंटरवेंशन होती रही, उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ और हमने देखा कि जो ज़रब अज़ब है उस ऑपरेशन के नतीजे में भी बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए। बहरहाल हमें दोबारा से इस मसले का सामना है, इस चैलेंज का सामना है, क्योंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक दरीना मसला रही है। क्योंकि पाकिस्तान उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर अफ़गानिस्तान भी मौजूद है, भारत भी मौजूद है और
चाइना भी मौजूद है, तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें भी पाकिस्तान के इन हालात को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े चैलेंज से नबरदाज़मा है, और वो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का। जिस तरह से हमने देखा कि दहशतगर्द पेशावर के इस मस्जिद में दाखिल हुआ और वहाँ पर उसने 10 से 12 किलो बताया जा रहा है ये बारूदी मवाद इस्तेमाल किया, लेकिन वो वहाँ दाखिल कैसे हुआ, जबकि बताया जा रहा है कि गेट सिर्फ एक ही था। तो इस पर तहकीकात जारी हैं। नवाज साहब, सवाल तो उठता है कि वो वहाँ अगर पहुँच भी गया है तो उस मस्जिद के अंदर जो पुलिस लाइन के अंदर है, जहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है, जहाँ पर गेट सिर्फ एक है, वहाँ पर पहुँचा कैसे? देखिए मिर्जा साहब, ये जो आपने कहा कि मुलजिम ये जो दहशतगर्द पैसे पैसे पहुंचा, ये बुनियादी तौर पर ये जो सिक्योरिटी होती है ये उस वक्त तो बड़ी स्ट्राइट हो जाती है जब कोई वाकया हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग सो जाते हैं। फिर ये जो वाकया हुआ ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी लैब्स है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको चेकिंग करें, वो लोगों की आमदोरफ्त को सही प्रॉपरली चेक नहीं करते, और जब चेक करते हैं तो फिर लोगों की शिकायत भी पैदा हो जाती है। लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि 7-8 महकमे यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों की सारा दिन आमदोरफ्त रहती है। उन्होंने एक बड़ा टारगेट अचीव किया है। दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की पुलिस के इतने ज्यादा जवानों को शहीद जो किया है, एक लिहाज से तो वो बड़े खुशी और शादियां नहीं मना रहे होंगे कि हमने पाकिस्तान की उस अदारे के अंदर जाकर लोगों को मार दिया। एक तो ये हो सकता था ना कि ये मसाजिद बाहर है, वो टारगेट में तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे मारे जाते हैं जो सिर्फ नमाजी आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस के मुलाजमीन जो नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं, यहाँ पर एक वक्त से मतलब कि 200-250 आदमी से ज्यादा है यहाँ नमाज पढ़ रहे थे लोग। ये जो नुकसान हुआ है ये बहुत कौमी नुकसान है। ये सोचना ये चाहिए कि जिन अदारों की आपने देखिए, मेरी बात सुने, हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 30-40 साल से हम दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, लेकिन हमने मास वाए मुसल्लह अफवाज के किसी की कैपेसिटी जो है वो कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई हमने। कम से कम तो ये होना चाहिए था कि पुलिस के अंदर इतने महकमों में इतनी तरबियत हो जानी चाहिए थी, इतनी ज्यादा कि वो दहशतगर्दी के अड्डे को दहशतगर्दी से निपट सके। अब देखिए इतनी उनको जरूरत हो जाती है, वो एक थाने पे हमला करते हैं और थाने पे उन्होंने अपने टारगेट्स को भी शहीद कर देते हैं। ये जब ये पोजीशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी बहुत सी कमजोरियां हैं। हमारे अंदर जो पुलिस के महकमे हैं वो पूरी सलाहियत नहीं रखते सर, उनका टेक्निकली मुकाबला कर। अपग्रेड होने की ज़रूरत है। चाइना हमारे साथ मौजूद है, दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम आज तक अपनी सियासत से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। टेक्निकली अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हमें याद है कि तकरीबन 10 साल कबल या 8 साल कबल जब ये दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही थी, तब कुछ हमने टेक्निकल असिस्टेंस ली थी चाइना से, और हमें कुछ डिटेक्टर्स वहाँ से मिले थे। तो आपको लगता है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है हमारे इदारों की? जी, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि उनको तो उनके पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं कि वो रात के अंधेरे में तो देख सकते हैं, हमारी पुलिस के पास नहीं है। ये क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, हमारी लोगों को पुरसकून नींद और पुरसकून मुल्क जो है ये फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये पुलिस जो है सबसे ज्यादा टारगेटेड पुलिस जो है वो बनी रही है खैबर पख्तूनख्वा की। जी हाँ। यानी कि वो पुलिस के जवान बड़े बहादुर और दलेर हैं जो उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन एक ऐसा पुलिस अफसर, एक ऐसा पुलिस मुलाजिम जिसके पास वो असला नहीं है जो उनके दहशतगर्दी के लिए लोग आए होते हैं वो करते हैं। हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की पुलिस को अपने मुसल्लह अफवाज के बराबर तरबियत देनी चाहिए कि दहशतगर्दी से किस तरह निपट सकते हैं। बड़ी तादाद में सैकड़ों नहीं हजारों पुलिस के मुलाजमीन शहीद हो चुके हैं। देखें, उनको वो उस टारगेट की तरफ पहुंचने की कोशिश नहीं करते जहां पर पहले ही चौकस लोग मौजूद होते हैं। इसलिए मुसल्लह अफवाज के किसी तनसीबात पे हमला करते हैं उनको हौसला नहीं बढ़ता, वो वहां दाखिल होते हैं जहां पर सिक्योरिटी लैब्स होता है, और ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। देखें, अब हम कहेंगे निगरान हुकूमत जिम्मेदार है, निगरान हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। ये वो लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने 9-9 साल इस सूबे पे हुकूमत की है, 10-10 साल
उन्होंने की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ क्या पुलिस को, उन्होंने क्या तरबियत दी कि वो किस तरह लोगों का मुकाबला कर सके। फिर वो बुलाना पड़ता है इनको सिक्योरिटी के इदारों को। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ बल्कि पंजाब और सिंध और दूसरे सूबों में भी पुलिस की जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी सलाहियत है, उसमें इजाफा करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। उनको दौरे जदीद के वो तमाम चीजें फराम होनी चाहिए जिनके जरिए वो दहशतगर्दी पर काबू पा सके। जी, इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी पर काबू पाया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान पहले इस चैलेंज से निबर्दाज़मा होता रहा है, फिर भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके लिए इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। नवाज़ रज़ा साहब, कुछ बात करते चलते हैं। अब डॉलर और पेट्रोल के बाद एलपीजी भी 60 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपये का हो गया है। कीमतें सार्फिन की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। पैदावार कुछ है, तलब कुछ है। अच्छा, जो हमारी आईएमएफ के साथ मामलात हैं सर, उस पर अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आईएमएफ कुछ चीज़ें रिवाइव करने के लिए कह रहा है, कुछ रिव्यू करने के लिए कह रहा है, कुछ जो सब्सिडीज़ थी उन्हें ख़त्म करने के लिए कह रहा है। जो कुछ आईएमएफ कह रहा है, हम मिनोअन अमल दरामद करेंगे तभी हमारी खुलासी होगी। जब पैसा नहीं होगा, जब आप लोगों से पैसे मांगेंगे और आप उनके सामने सर तो झुकाएंगे। देखें, साग डार साहब यहाँ आए तो ये मेरे समेत सब लोगों की थी बात कि वो सख्त गिरी से काबू पा लेंगे, लेकिन सख्त गिरी उनकी काम नहीं आई। पाकिस्तान का डॉलर, जैसे कल हमारे वजीर दफा कह रहे थे कि बोरियां भरकर लोग यहाँ से अफगानिस्तान ले जाते रहे, लेकिन ये मुल्क दुश्मन नहीं है तो क्या है? इसमें कस्टम्स, इसमें पुलिस, इसमें वो लोग जो बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं, वो हमारे ट्रकों में, हमारे दूसरे जराये के जरिए पाकिस्तान से डॉलर फ्लाइट करता रहा। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया कि मार्केट में डॉलर ही अवेलेबल नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पड़ोस के मुल्क में डॉलर्स नहीं है। कभी वहां डॉलर्स की रेल पेल थी तो ये तासर दिया जाता था कि अफगानिस्तान की करेंसी बहुत मजबूत हो गई है। आज उनकी करेंसी मजबूत नहीं है ना, कमो बेश 9 अरब डॉलर तो उनके फ्रीज हुए हैं। वो एक एक पाई के डॉलर के लिए उनकी जरूरत है। जो मुल्क कोयला पाकिस्तान को बरामद करने के लिए रुपए लेता था, वो आज अफगानिस्तान हमसे डॉलर लेता है, डॉलर मांगता है। तो ये तो एक तो खुलम खुलाई तिजारत है, उसमें इस तरह की बात चल रही है। लेकिन जो बगैर किसी कोई बैन अवी तरीकाकार के तहत तिजारत हो रही है, उसके बगैर ही जो डॉलर यहाँ से स्मगल होता रहा है, एक तो ये हुआ है। अब ये कैप किया हुआ था जनाब डार साहब ने। डार साहब इसकी कीमत को कंट्रोल सख्ती के साथ कर रहे थे, जिसे लोग कहते हैं मसनूई तरीके से आपने डॉलर को कंट्रोल किया। मैंने पहले भी ये बात कही है, पाकिस्तान को डॉलर की कमी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से ये इस बात की अपील की जाए कि पाकिस्तान को बचाना है या आपने डॉलर वहां पर खजानों में, वहां बैंकों में महफूज रखने हैं। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान को डॉलर भेजें। 300 रुपए तक जा रहा है डॉलर। ये इतनी तबाही की बर्बादी और क्या हो सकती है? दुनिया की कोई हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में, अब कोई पार्टी लेकर आ जाए, इमरान खान साहब दोबारा भी आ जाए तो हैंड्स अप कर देंगे। अब उन किसी के बस की बात नहीं है। जब आप दरामदाद महंगे दामों करेंगे तो आपको महंगे दामों चीजें फरोख्त भी करनी पड़ेंगी। ये तो हो नहीं सकता कि जिस मुल्क में 23 करोड़ की आबादी हो और उसमें सिर्फ 28 लाख लोग टैक्स दंदगान की फहरिस्त में शामिल है। उसमें भी 10 लाख वो लोग हैं कि जो बिल्कुल टैक्स ही नहीं, जीरो है। ये 18 लाख लोगों के जरिए तो मुल्क नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को टैक्स देना पड़ेगा। जो रेडी फरोच है, जो ठेले लगाता है, वो एक सरकारी मुलाजम से ज्यादा कमाता है, लेकिन सरकारी मुलाजम की तनख्वाह से यकम तारीख को पैसे काट लिए जाते हैं टैक्स के। क्या इन लोगों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? टैक्स लगना नेट में चाहिए। आना तो चाहिए, हुकूमत को इस लेकिन तरह के साथ फैसले करने पड़ेंगे, दुकानदारों से लेने पड़ेंगे जी, जो हर सही साल जगहों से एक नई कोठी बना लेते हैं, जी। इतने पैसे कमा लेते हैं। ये बड़े बड़े जो सेंटर बने हुए हैं, शॉपिंग सेंटर, इन लोगों से टैक्स लेना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन शख्स कितना टैक्स देता है। पाकिस्तान की इकानमी यही कह देते ना, पाकिस्तान की इकानमी की राह में जो ताजर रुकावट बनते हैं कि जी इसको आप तहरीर की शक्ल में सामने लाए। ये ना कोई रसीद चाहते हैं कि हम किसी को दें, ना ये अपना माल जो खरीदते हैं उसकी कोई रसीद प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि असल इकानमी सामने आए।
जब तक इस मुल्क का ताजर तबका अपने ऊपर आयद होने वाली जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहेगा। आप ताजर तबका जो है वो हमारे को एहसान नहीं करता। इस मुल्क से लोग पैसे कमाते हैं, इस मुल्क के लोग वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान से मांगता है। पाकिस्तान, आप पैसे आप लोग अपनी जेबों में डाल लें, कोई पैसा आप पाकिस्तान को न दे, पाकिस्तान का वजीर खजाना तो पूरी दुनिया से पैसे ही मांगता फिरेगा। आप देखें पाकिस्तान का वजीर आजम को अब तो शर्म आने लगी है ना, जब पाकिस्तान का वजीर आजम किसी मुल्क में जाता है तो ये समझते हैं कि हमारे से भीख मांगने के लिए आ गए, हमारे से पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। काश हम लोग हुकूमत इन लोगों से पैसे मांगे जिनको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया और बाहर चले गए और बाहर से वो कमा रहे हैं, और वो इस इंतजार में बैठे रहे कि कब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ती है तब हम पाकिस्तान में अपने लोगों को पैसे भिजवाएं। पैसे लीगल तरीके से आना चाहिए, बैंकों के जरिए पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफर होने चाहिए ताकि हमारे मुल्क का देखें जी, एक मसला है, पाकिस्तान डॉलर की कीमत पर काबू पा ले, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, महंगाई लेकिन भी फिच ठीक ने हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फिच ने इसके मुझे तो लगता अगेंस्ट, नहीं है कि सर मौजूदा हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो पाकिस्तान को महंगाई से निकाल लेगी। कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। फिच जब ने तक एक रिपोर्ट दी पेट्रोल, है नवाज साहब, गैस, इसके अगेंस्ट रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले दिनों में रुपए की जो कदर है वो मजीद गिरेगी, डॉलर मजीद महंगा होगा, तो पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। टैक्स कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो गरीब तो पहले ही टैक्स दे रहा है, वो तो जो भी चीज़ ख़रीदता है उस पर टैक्स अदा करता है, लेकिन जो जिस तरह आपने बताया ताजर बरादरी है, वाकई इनको जिम्मेदारी अदा करनी होगी, पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा कि हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं। जो कैप हटाने की बात की गई थी IMF की तरफ से वो तो हमने मान ली, लेकिन जैसे ही कैप हटाया डॉलर बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, महंगाई का एक तूफान आया और कहा जा रहा है कि मजीद इसमें इजाफा मुतवक्के है। लेकिन ये इस तरह की क्या सरैयां हमें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में असल बात ये है, ये खराबी की एक बात ये भी है कि पाकिस्तान में क्या सराइयों पर सारा मुल्क चलने लगता है। अगर यहाँ क्या सराई होगी कि अभी डॉलर की और कीमत बढ़ेगी तो ये लोग जो पाकिस्तानी है बहुत बड़े अपने आप को कहलाते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान बैठे हुए, ये पैसे भिजवाने छोड़ देंगे। सर ये फिच की रिपोर्ट है। हमें इनके पैसों की जरूरत होती है। देखें ये पाकिस्तान में 18-20 अरब डॉलर जो है वो इन्हीं लोगों के आते हैं। ये पाकिस्तान को पैसे अपने खानदान के लोगों को भेजते हैं और वहां अपना पैसा महफूज ना समझते हुए पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा एक एमनेस्टी के डिक्लेयर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में जो जो डॉलर बाहर निकालेगा उसे कोई नहीं पूछा जाएगा। आप देखेंगे कि अरबों डॉलर निकल आएंगे। हमारे मुल्क में तो लोगों ने अब पैसा रखना ही छोड़ दिया है, डॉलर में रखते हैं पैसे, रुपये में पैसा नहीं रखते लोग। सोना भी अब लोग या सोना खरीद लेते हैं या डॉलर खरीद लेते हैं। जब तक ये तर्ज अमल तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान के माशी मसाइल हल नहीं हो सकते। सर क्या क्या तब्दील होगा नवाज रजा साहब? सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ से वापस जा रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए थे, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये जो पेशावर धमाका हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, अमन अमान नहीं होगा, मईशत डगर पर नहीं आएगी। अब हम कह रहे हैं कि डॉलर्स जो हैं वो लोग लेकर आए, उसके लिए आप एमनेस्टी का एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं। आपने CDA के हवाले से भी कहा था कि प्लॉट्स दे दिए जाएँ बाकायदा जो बैरून मुल्क मुकीम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको, ताकि वो उनको यहाँ पर कशिश दिखाई दे। तो पुरकशिश पैकेजेस बनाकर कोई ऐसा माहौल बनाकर डॉलर्स को पाकिस्तान राइट वे से तरीक़ाकार से लाया जा सकता है। ऐसे इंसेंटिव मिर्जा साहब लोगों को देने पड़ेंगे। पैसा वैसे तो मुफ्त को नहीं देता। नवाज शरीफ ने अपने दौर में एक कोशिश कर देखी कि जनाब कर्ज चुकाओ की एक स्कीम उन्होंने की थी, लेकिन लोगों की तरफ से जो रिस्पांस आया था वो IMF की एक किस्त अदा करने के काबिल नहीं था। आपने देखा कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान IMF से निकल गया था, फिर ऐसे हालात पैदा किए गए कि नवाज शरीफ को तो यहाँ से निकाल कर मुल्क की सारी मईशत को उलट पुलट कर दिया गया। फिर एक ऐसा शहजादा आया हमारे मुल्क में कि जो IMF से ये आने से पहले ही ऐलान करता रहा कि मैं मर जाऊंगा तो बेहतर है, लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। ना वो मरे, ना उन्होंने खुदकुशी की, IMF के पास भी गए और फिर IMF के साथ मायदे भी करके ऐसे चले गए जिनमें आज हम फंसे हुए हैं। जिम्मेदारी तो कबूल करनी चाहिए ना सबको। IMF के मुआहदे तो जब से IMF भी दुरुस्त नहीं है, जब से IMF पाकिस्तान के मामलात में इन्वॉल्व हुआ है, एक रूटीन बना लिया, मजाक बना लिया है
कि जी आईएमएफ आपको पैसे क्यों दे जी, जब आप मुल्क चला रहे हैं सब्सिडी पर, जब आप अपने पांव पर खड़ा होने की आप कोशिश ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का हर शख्स सर ये अपने चाहता है। सर कतई कलामी की माजरत, ब्रेक का वक्त हो गया है। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हमें सबसे पहले अपने एनर्जी क्राइसिस से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे, एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो दुनिया तो एक्सपोर्ट से कमा रही है, इंपोर्ट से नहीं। बहरहाल बादशाह भी आते रहे सर, शहजादे भी आते रहे, और बहुत से लोग आते और जाते रहे, लेकिन पाकिस्तान में 75 सालों में कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम नहीं बन पाया। हम कभी किसी का सिस्टम, कभी किसी का सिस्टम लेकर आगे चल रहे हैं। तो आगे ब्रेक के बाद बात करेंगे इस सिस्टम के ऊपर भी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिस्टम की, तो सिस्टम हम किसी का लेकर चलते रहे। नवाज रजा साहब, ये जो आईएमएफ, आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मामलात हैं, ये पाकिस्तान इनमें कब उलझा? 60 से पहले हालात पाकिस्तान के काफ़ी बेहतर थे, और अगर उलझ गया है तो उलझते उलझते इतना वक्त गुजर गया, हमने दूसरा कोई मैकेनिज्म, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बना के रखा। बुनियादी तौर पर तो आईएमएफ को लोग इसको एक गाली बन गई ना पाकिस्तान में, एक लोग इस पे तनकीद भी करते हैं। बुनियादी तौर पर ये अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने मिलकर जिन मुल्कों की मदद करना चाहते थे, उन्होंने एक अदारा बनाया, उसमें बड़ा शेयर जो था वो अमेरिका का होता था, और फिर बढ़ते बढ़ते इसका इतना असर हो गया कि अब आप देखें, हमें चीन पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ एक शर्त भी लगाता है कि हम आईएमएफ के साथ अपने मामला दुरुस्त करें। हमें सऊदी अरब जैसा मुल्क भी हमें कहता है आईएमएफ के साथ हम मामला दुरुस्त करें। यूएई भी हमें यही कहता है, सारे मशवरा में दे रहे हैं कि आईएमएफ के सामने सरनगू करें, आईएमएफ आपसे जो डिमांड्स कर रहा है वो डिमांड्स पूरी करे। प्रॉब्लम ये है कि ये मुल्क हमें देने के लिए तैयार है सब कुछ, लेकिन वो पहले जो आईएमएफ को असर सू गए इन मुल्कों में। देखें आप, बहुत से मुज़ाकरात हमारे दुबई में होते रहे, यहीं पर वो आईएमएफ के लोग पाकिस्तान नहीं आते थे कि पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी लोग खौफजदा रहते हैं। अब बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि पहले भी बात बार ये कहता रहा हूं कि हमें अपनी चादर की तरफ देखना चाहिए। हमने अपनी चादर को नहीं फैलाया, हमने अपने पांव फैला लिए, हमारे पांव चादर से बाहर निकल गए हैं। हमें सोचना होगा कि हमारे जितना कुछ कमाते हैं उसके अंदर गुजारा करें। काश मेरे समेत सब लोग पेट्रोल की कंजम्पशन पे तवज्जो दें, कम यूज करें, गैस कम इस्तेमाल करें, बिजली कम इस्तेमाल करें, और फिर अब आम कंज्यूमर को, जो मैं समझता हूं कि जो 200 यूनिट भी यूज करता है, 300 यूनिट भी, अगर वो अपना नया मकान बनाता है तो उसमें सोलर सिस्टम के लिए गुंजाइश पैदा करें। हमें अब वो तवानाई जिससे कि हमें बिजली पैदा करनी है, पेट्रोल और वो दूसरे जराये से, एलएनजी से, दूसरे से जान छुड़ानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अब या तो फिर आज देखे ना, पाकिस्तान बरामदात में दुनिया को हम आगे निकल जाए, हम बहुत पीछे चले गए बरामदात में। हमारा मुकाबला अब बांग्लादेश की बरामदात से इसलिए नहीं हो सकता कि वहां चीज सस्ती तैयार होती है। हमारे यहाँ का सरमायाकार भी कोशिश करता है कि अगर बांग्लादेश में कारखाने लगा ले, इसलिए कि वहां पर ना टैक्स की कोई बाजपुर है, ना कोई और पैसे है। वो जो पैसे कमाता है वो डॉलर वहां से लेकर, वहां से भी लोग डॉलर फ्लाइट करके यूरोप में ले जाते हैं। प्रॉब्लम दुनिया में सब जगह मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसला मौजूद है कि पाकिस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो पाकिस्तान से फ्लाइट होता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है, इसको रोकने की बड़ी जरूरत है। रोकने की क्या जरूरत है? कोई लोगों में भी जज्बा पैदा हो जाए कि खुदा का खौफ करो, ये जिस मुल्क में तुम पैदा हुए इस मुल्क को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे तो आप लोग तो तबाह बर्बाद करके चले जाएंगे, लेकिन ये मुल्क जो है लोगों के हाथ में खिलौना बन जाएगा। अभी तो हमारी खुद मुख्तारी पे हाथ नहीं अभी पड़ा। ये जो आईएमएफ के हाथ में हम बिक रहे हैं और आईएमएफ के जरिए जो हम उनके साथ सरेंडर कर रहे हैं, क्या ऐसा वक्त भी आ सकता है आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी वो हमसे सौदेबाजी कर सकते हैं। वो हमें बहुत सी ऐसी डिमांड्स भी कर सकते हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाया कि जो भारत के मुकाबले में न्यूक्लियर पावर बन गया, हमें उसकी भी हिफाजत करनी है। सर ये ग्रेट गेम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं,
द ग्रेट गेम के नाम से या वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से कुछ चीज़ें ऐसी जारी हैं जिसमें लोगों को घुटनों पर, ममालिक को घुटनों पर लाना मकसूद है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक घुटनों पर हैं। कुछ जंग भी जारी है, यूक्रेन की जंग देख लें या फिर सीरिया के हालात देख लें, वहाँ पर कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। बहरहाल जो रशिया के साथ हमारा मामला है, रशियन वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल साहब के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका रुकावट तो डालेगा, लेकिन वो फिर भी ऑफ़र कर रहे हैं। सस्ता तेल हमें वहाँ से मिल सकता है। आपको लगता है कि वहाँ से अगर सस्ता तेल मिल जाए तो हमारे बहुत से मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे? किसी हद तक हो सकता है, काफी तो नहीं होंगे बहरहाल, किसी हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने खतरे का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान, मिस्र और ये दूसरे ममालिक इतने मजबूत मुल्क नहीं है अमेरिका के सामने खड़े हो जाए। अमेरिका उसके बदले में बहुत कुछ देता है। अमेरिका हमसे कमोबेश 17-18 अरब डॉलर की दरामदात करवाता है पूरे यूरोप को और सबको मिलकर। वो अगर हमारी दरामदात ही बंद कर दें, हम तो वैसे ही बैठ जाएंगे। हम यकीनन हमें अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी, हमें उनको राजी करना पड़ेगा। और मुमकिन है कि हमने किसी हद तक उनको राजी भी किया कि हमारे माशी हालात बहुत खराब हो गए, हमें कहीं से सस्ता तेल लेने दें। या तो फिर यह है कि जो अमेरिका के जेर असर मालिक हैं सऊदी अरब, यूएई और दूसरे ममालिक, इनसे हमें सस्ता तेल दिलवाए। डेफर पेमेंट भी हमें मिलता रहता है। हमें ईरान से तेल खरीदने की इजाजत दे, हमें इनसे अगर चीजें खरीदेंगे लीगल तरीके से तो काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अब असल मसला तो यह है, 29 अरब डॉलर की आप तेल मंगवाते हैं, खुरदरी तेल मंगवाते हैं, उसका भी आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम पान खाते हैं, पान पर अरबों डॉलर लगाते हैं। हम दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो बाहर से लेकर इस्तेमाल करते हैं। हमने चीन की सस्ती चीजों के लिए, जो चीन की चीजें तैयार होकर आती हैं, उन पे अरबों डॉलर देते हैं। काश के चीन बिल्कुल तैयार हो जाए कि हमें से डॉलर के बजाय सारी की सारा हमसे पाकिस्तानी करेंसी में हमसे खरीदो फरोख्त करे, तो किसी हद तक ये भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हर मुल्क को अपने मफादात अजीज होते हैं, चीन को भी अपने माशी मफादात अजीज हैं। वो ये तो नहीं हो सकता कि दुनिया भर में खराब बांट रहे हो, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए, चीन को भी ये सोचना चाहिए, सऊदी अरब को और यूएई को भी, कि अगर पाकिस्तान गिर गया तो इनको भी, इनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान मजबूत होगा तो सऊदी अरब मजबूत होगा, यूएई मजबूत होगा, ये इनके लिए एक दफाई लिहाज से एक मजबूत मुल्क साबित होगा। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो चीन पर भी उसके असरात मरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान, कमजोर पाकिस्तान चीन के मफाद में नहीं है। ना चीन को भी चीन के सोचना मफाद में चाहिए। है, ना अमेरिका के मफाद में है, ना दीगर जो करीबी ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं उनके मफाद में है। लेकिन फिर भी ये उनके सोचने की बात है सर, ये उनके एंड पर है, ये उनके कोर्ट में। हमें क्या सोचना है, हमें ये देखना होगा, क्योंकि हमने अपने हालात खुद बदलने, कोई आकर हमारे हालात नहीं बदलेगा। जो हालात हम इस वक्त, जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, इस जैसे या इससे बदतर हालात माजी में भी हम फेस करते रहे। ये कौम, इस पर तहकीक भी हो रही है कि ये लोग इतने बुरे हालात के बावजूद परेशान क्यों नहीं होते। ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं सर, आपने देखा होगा बड़े बड़े बयानात देने के बाद सियासी जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठे होने के बाद कोई ना कोई एक लाहे अमल तय कर लिया जाता है। आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन से हट कर हमारी सियासी जमातें कुछ करीब होने जा रही हैं ताकि मुल्की मामलात को अच्छे तौर पर डील किया जा सके? यकीनन मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो ये सोच रही है कि कम से कम हमारी तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर एक ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए जिस पर अमल दरामद करते हुए कोई हमें पॉजिटिव इकदाम करने पड़ेंगे, मुअस्सर इकदाम करने पड़ेंगे। मुझे याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को ये पेशकश की थी कि हमें माशी मिसाक मईशत करना चाहिए, लेकिन उस वक्त उनकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। आज बेशक इमरान खान साहब को ये पेशकश करें वजीर आजम तो वो कबूल नहीं करेंगे। उनकी ख्वाहिश ये होगी कि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए ताकि हम ये कह सकें कि नालायक लोग थे, ये मुल्क नहीं चला सके। लेकिन एक मायदा होना बहुत जरूरी है जिस पर कोई सियासत नहीं की जाएगी कि पाकिस्तान के माशी मसाइल पर तमाम जमातों की एक राय होनी चाहिए और उस राय पर जो तय हुए उसके डायमीटर के अंदर ये सारा काम होना चाहिए। अब अगर फर्ज करें पेट्रोल की कीमत बढ़ती है,
तो हर आदमी ये मेरे सफेद कहेगा हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। ये एक नई टर्म चली है पाकिस्तान में, बम चला दिया क्या जी? जब आप वहां से बाहर से तेल दरामद करेंगे, महंगा खरीदेंगे, और अगर आप टैक्स नहीं देंगे अपने अपना ओवर इनकम टैक्स, तो फिर उसका जरिया आमदन तो वो यही है। ठीक। पेट्रोल की कीमत ही पेट्रोल की पर लेवी और ये सारी चीजें जो है, ये हुकूमत को यहीं से आमदन मिलती है। आप जब देखते हैं कि और ये मैं भी अवाम नहीं आप बर्दाश्त करनी है। नवाज साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, माजरा चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपके कीमती वक्त का। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमें पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, कौमी मसाइल को हल करने के लिए कौमी सोच की ज़रूरत है। हमें अपने इस्तेमाल और अपने तरीक़ाकार पर नज़र षानी की ज़रूरत है। कुछ मुलाकातें मुतवक्के हैं, आज के रोज़ देखते हैं इन मुलाकातों में क्या नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान के लिए जो सोच नवाज़ रज़ा साहब की है, जो प्लान्स उनके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी भी शहरियों के वही हों, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सकें। क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।